लास्ट लेक्चर में हमने एक ही क्वेश्चन किया था ना, कौन सा वाला? तो 8 लोग। उत्कर्ष भी नहीं आया आज अभी तक। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, स्टार्ट तो करो सोचना, तब तक आ जाएंगे और लोग। एक क्वेश्चन देता है, जैसे कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, this one capacitor plate, this is another capacitor plate. Space between them is filled with n dielectrics of thickness T1, T2, T3 and so on, with dielectric constants K1, K2, K3 and so on. Area of plates is A and this total thickness is D, or T1 plus T2 plus T3 plus T4 up to Tn is D. तो इसका कैपेसिटी क्या आएगा, कैलकुलेट करो। सर सारी डाइलेक्ट्रिक सेम लेंथ के? हाँ, लेंथ क्या होता है? एरिया और थिकनेस होती है। एरिया सबका ए है और थिकनेस T1, T2, T3 है। You have to choose similar places. लखनऊ is to पटना, भोपाल is to जयपुर। ऐसे मिलता जुलता कोई नहीं निकलना। These are our capitals. सर कैलकुलेट क्या करना था? Effective capacitance between the three plates. कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना, कहानी खत्म। लास्ट क्लास में किया था हमने। क्यू चार्ज है तो अंदर फील्ड कितना आना चाहिए, फिर वहां पे फील्ड अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना होगा, वो सोचते जाओ। ऐसे स्ट्रिंग वाला भी सोचो, ऐसे तार उसमें भी होती है। जैसे मैं समय वायर सोचे, गिटार में, सितार में, इसमें भी होता है। इसका आंसर है hint दे रहा हूँ। Suppose Q charge is given on each plate, so electric field इसके अंदर कितनी होगी? E1 है, E1 कितना होगा? E1 would be Q by A epsilon 0 K1। फील्ड इसमें कितना होगा? Q upon A epsilon 0 K2। ऐसा करते हैं सर। So what is potential difference across this? Sir, potential difference across this। अब सोचो, इतना बताने के बाद तो सोच लेना चाहिए। सर अजीब सा लंबा सा आंसर आ रहा है। है तो अजीब सा आंसर। बताओ। बता। A epsilon 0 by T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3।
प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T3 मतलब D माइनस वो तीनों का थिकनेस। सब लग तो सही रहा मेरे को, समझ थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E1 into T1, तो Q upon Q T11 A epsilon 0 K1. Similarly, potential drop across this is what Q T2 upon A epsilon 0 K2. ऐसा करते जाओ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, सब में Q by A epsilon 0 कॉमन है, राइट? Q upon A epsilon 0 कॉमन, बच्चा क्या T1 by K1 plus T2 by K2 T3 by K3 up to Tn by Kn, राइट? अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो कैपेसिटी इज Q by V, that is A epsilon 0 T1 by K1 plus T2 by K2 Tn by Kn, ये आंसर है। समझा? यही बोल रहे थे कि तू कुछ और बोल रहे थे? सर मुझे लगा तीन ही डाइलेक्ट्रिक्स रखते हैं। ओह माय गॉड, मैं बोल रहा हूँ एन डाइलेक्ट्रिक्स है, डॉट 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 भी लगाया मैंने चार्ज से। हाँ। अच्छा तुझे लगा तीन डायरेक्ट्रिक बाकी एयर मतलब वैक्यूम है? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड आएगा, नीचे फिर D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 ऐसा भी आएगा। हाँ हाँ वो मैं बोली ना लास्ट में, D माइनस वो तीनों का थिकनेस। ओके ओके, किसी को नहीं आया था क्या? सर थोड़ा सा आ गया था जब आपने कर दिया तो। अच्छा चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है में, इस बार ऐसा लगाता हूँ। ये दो प्लेट्स हैं, एरिया ए, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, इनके बीच में तीन इक्वल पार्ट्स में ऐसे लगाए हुए K1 K2 K3, थ्री इक्वल पार्ट्स हैं, ये तीनों का साइज सेम करो। करेस्पॉन्डेंट मुझे बात चाहिए, मैसेज पहुंचाता हूँ। सर क्या सेम है? एरिया तीनों डायलेक्ट्रिक है। Sir, A epsilon 0 by 3D into 1 by 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by नहीं गलत है। सर A epsilon 0 1 upon K1 plus 1 upon K2 plus 1 upon K2। नहीं गलत है, हिंट दे रहा हूँ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन कैपेसिटर्स हैं, सोचो ये पैरेलल में क्यों है, ऐसा दिमाग लगाओ। तो 1 upon K नहीं होगा? तो आंसर बता तू। आया? Suppose there are three capacitors of different capacities now connected in parallel, समझो ना, तो ये कैपेसिटर एक बन रहा है यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, फिर आपने तीनों को पैरेलल से कनेक्ट कर दिया, ये तीन प्लेट्स एक साथ ज्वाइन कर दिए, तीन प्लेट्स एक साथ ज्वाइन कर दी, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है इस वाले की? K1 epsilon 0 by T A by by 3 3 epsilon 0 K1 by ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D है, समझा? फिर सेकेंड वाले का सेम ऐसे, फिर नेट कैपेसिटी की तीनों को ऐड कर दो तो क्या कॉमन है, A epsilon 0 by 3D कॉमन K1 plus K2 plus K3, आंसर हो चलो सर मेरा इंटीग्रेशन था। 3D नहीं आया था। 3D के बिना कैसे? मेरा भी नहीं था। नई आवाज आ रही लोगों की यार, ये ले बेटा, सिस्टम के बंदों का एक कैपेसिटर प्लेट्स हैं, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक
वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस. एट अ डिस्टेंस x डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज k0 प्लस, समझो कुछ भी डाल लो, 3x डाल लो, 5 प्लस 3x डाल लो, 5 प्लस 3. नंबर क्यों डालने का, सिंबल से डाल लो. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट डिस्टेंस x इज k नॉट प्लस अल्फा x. ऐसा. तो यहाँ पे इस डिस्टेंस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो अभी ये डिस्टेंस d है, टोटल एरिया a है, या लेंथ डाल देता हूँ, एरिया निकालना. लेंथ एंड विड्थ बोथ, ये जो प्लेट्स है ना दोनों, ये प्लेट्स का लेंथ और विड्थ दोनों b है, ये भी b है. दो प्लेट्स है ऐसी कैपेसिटर की, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल चेंज होता जा रहा है. यहाँ से आगे जाते जाओगे तो डेंसर होता जा रहा है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे जाते से बढ़ रहा है. x डिस्टेंस पे डाइलेक्ट्रिक k0 प्लस अल्फा x. दिस टोटल डिस्टेंस इज b. इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटी निकालनी है. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना, मेरा फोन हैंग हो गया था. जी, दो प्लेट्स है ऐसी, लेंथ l विड्थ सॉरी b और विड्थ b, दोनों b में ऐसा रखा. इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है, कांस्टेंट नहीं है. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है यूनिफॉर्म नहीं है. जैसे जैसे आगे जाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, राइट. जैसे यहाँ पे अलग अलग था ना, k1 k2 k3, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है. स्टार्टिंग में k0 है और आगे जाओगे x डिस्टेंस पे k0 प्लस अल्फा x है. तो अभी तुमको कैपेसिटी निकालनी है. बड़ा आसान है वैसे, बस पिछले बार में और उसमें फर्क यही है कि पिछले बार एडिशन था, इस बार इंटीग्रेशन है. आया, इतना मुश्किल नहीं था उत्कर्ष. x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक कैपेसिटर बनाओ, उसकी कैपेसिटी निकाल के इंटीग्रेट कर दो बस. ये क्या सर? सर आंसर आ रहा है 11 प्लस b⁵ आ रहा है सर आंसर में. b⁵ क्या बात कर रहा है? b² का इंटीग्रेशन b³/3 होता है ना. भगवान, b कांस्टेंट है, b का इंटीग्रेशन कैसे किया तूने, बता. b तो नहीं कांस्टेंट है. मतलब x² आएगा. रुको. 11 का स्क्वायर है इनटू 10. 11 का स्क्वायर 120. अच्छा 640 होना चाहिए. नहीं, 360 होना चाहिए. नहीं, 490 होना चाहिए. सोचो छोड़ो. आया एहसास? नहीं सर. x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक कैपेसिटर बनाया, उसका कैपेसिटी कितना होगा? उस छोटे की कैपेसिटी होगी एरिया. एरिया कितना होगा इसका? b इंटू डी एक्स. b dx एप्सिलॉन 0. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? k नॉट प्लस अल्फा x अपॉन a एप्सिलॉन 0 k बाई डी. डी हो गया इसका dx. अरे तो क्या हुआ? डिस्टेंस dx, डिस्टेंस. अब इसको इंटीग्रेट करना है. तो b एप्सिलॉन 0 बाई डी कांस्टेंट k नॉट प्लस अल्फा x dx. अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा. इंटीग्रेट जस्ट b एप्सिलॉन नॉट बाई डी k नॉट प्लस अल्फा x dx. इंटीग्रेट करो 0 से लेके b तक करो. ये भी नहीं होगा इंटीग्रेट. हो जाएगा सर. इंटीग्रेशन में एडिशन है तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन की तरह. नहीं कर डिफरेंशिएशन में सकते ना नहीं कर बेटा, सकते. नहीं यूनिफॉर्म है ना.
सर k नॉट प्लस अल्फा b by 2 into b square epsilon 0 by d. क्या क्या क्या? k नॉट प्लस अल्फा b by 2 into b square epsilon 0 by d. कुछ तो गड़बड़ बता रही है। b एप्सिलॉन 0 बाई डी हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया k नॉट x प्लस अल्फा x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट b डालनी है तो k नॉट b प्लस अल्फा b स्क्वायर बाई 2, खत्म। यही बोल रही थी, कुछ और बोल रही थी? एक भी बाहर ले लिया ना मैंने, कॉमन ले लिया। मुझे बाहर कर दे। क्या कॉमन ले रही थी? सर वो k नॉट b प्लस अल्फा b स्क्वायर बाई अच्छा, एक b बाहर लिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा तो के नॉट बाहर ले रही, मैंने के नॉट कहाँ ले जा रही थी? के नॉट बी प्लस अल्फा बी स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हो गया। अब बी चाहे तो निकाल लो, नहीं तो ऐसे छोड़ना, क्या आंसर है? देख लो समझ में आया क्या? आया सर। चलो एक और लास्ट ऐसा, फिर कुछ और करते हैं। सपोज ये कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाला है क्रॉस, ये K1 का है, ये K2 का है। जो प्लेट्स हैं, दो स्क्वायर प्लेट्स हैं, साइड उनका B है और डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का D है। ये B, ये B, ये डिस्टेंस D है। और कुछ लगेगा क्या? चलो करो कोशिश। आया, मतलब स्टार्ट मिला। x डिस्टेंस कहीं से भी लेना, ये स्टार्टिंग से यहाँ से ले लेना x डिस्टेंस, यहाँ से या वहां से, कोई भी जो कन्वीनियंट लगे। यहाँ से x डिस्टेंस लेना, इंटीग्रेशन करना है सर। हाँ हाँ, dx विड्थ लेना, dx विड्थ का जो कैपेसिटर बनेगा ना, इसकी कैपेसिटी निकाल लेना। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चाहे तो स्टार्टिंग में ये एंगल अल्फा लेके कर लो, ये एंगल अल्फा ले लो, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा ये कितना है, ये कितना है। मतलब दिमाग लगा लो आप। शायद से इधर से लगाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इधर से x ले लो, इधर dx। इंटीग्रेशन में दिमाग काम नहीं करता सर। इसमें काम नहीं करता इंटीग्रेशन। अच्छा अच्छा, इसमें डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है ही नहीं बेटा। इसमें इंटीग्रेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगना, इसमें लगना कि आपको x डिस्टेंस पे dx विड्थ पे ऐसा कट करके उसका कैपेसिटी निकालना है, वो मेन है आपके लिए। फिर तो इंटीग्रेशन के अंदर तो कुछ दिमाग लगना ही नहीं। यहाँ तो देख लो, ये x है डिस्टेंस, ये अल्फा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितने विड्थ जाएगी वो देख लो। क्या हो गया, सरेंडर कर दिया सबने? एक्स डिस्टेंस पे ये हाइट कितनी हो जाएगी? इसको थोड़ी देर के लिए एंगल अल्फा लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे b बाई डी से। तो tan अल्फा इज, दिस इज समझो y, तो tan अल्फा इज y बाय x। x tan अल्फा आता है वो y का वैल्यू x tan अल्फा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो गया? x tan अल्फा। तो ये बचा हुआ ये x tan अल्फा, ये d माइनस x tan अल्फा। हाँ। तो मेरे पास दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक की कैपेसिटी कितनी है बताओ जरा रीड करके। ये C1 कैपेसिटी है, DC1 डाल देता हूँ।
तो DC1 इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एरिया कितना इसका, B इंटू DX, dx ए एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट इसका K1 1 अपॉन ये कितना है x tan अल्फा, ठीक है, x कट हो गया, वाह है ना, तो और आसान हो गया। तो अभी B मतलब DC2 उसके सामने जो लगा हुआ उसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, b dx B epsilon dx ही 0 रहेगा एप्सिलॉन 0 K2 k2 अपॉन upon d minus x माइनस x tan अल्फा, ठीक है, ये होगा DC2 में। तो DC दो सीरीज में लगे होंगे, उनका कैपेसिटी क्या होगा, DC1 इंटू add DC2 अपॉन DC1 प्लस DC2, हाँ सीरीज है ना बेटा, अच्छा C1 C2 C1 प्लस C2। हाँ तो B एप्सिलॉन 0 K1 अपॉन tan अल्फा इंटू into b B, epsilon 0 ये DX का, अरे भगवान क्या कैंसिल कर दिया, पागल हो गया मैं, वही सोच रहा DX था और X को dx और x का काट दिया कैसा चलेगा मेरा जीवन से, क्या कट कर दिया रे, कहाँ क्या कट कर दिया मैंने, B b एप्सिलॉन dx 0 K1 अपॉन x tan अल्फा DX था हाँ इंटू into इंटू b dx epsilon 0 B a एप्सिलॉन epsilon 0 0 K2 अपॉन d minus x tan alpha x tan अल्फा dx DX। अब वन दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, B एप्सिलॉन 0 कॉमन, ठीक है, DX कॉमन, B एप्सिलॉन 0 DX दोनों में आएगा, इसमें क्या बचेगा, K1 अपॉन x tan tan अल्फा alpha प्लस इसमें K2 k2 अपॉन upon d minus x B tan माइनस alpha x tan अल्फा, dx dx B काट एप्सिलॉन 0 DX का, फिर क्या बच गया ऊपर देखो, 0 B k1 k2 एप्सिलॉन 0 K1 K2 बच गया ऊपर, ठीक है, ये दोनों फिर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो ही जाएंगे, टेंशन नहीं, बराबर ना, एक dx बचा हुआ अपने हाथ में, ये क्या, ये उठा लिया, ये उठा लिया, और ये डिनोमिनेटर के साथ तो कैंसिल हो ही जाएगा, अपॉन एलसीएम ले लो, तो K1 D माइनस K1 tan अल्फा x प्लस K2 x tan अल्फा, ये बचे, समझा, तो B एप्सिलॉन 0 K1 K2 अपॉन K1 D प्लस K2 माइनस K1 K2 माइनस K1 x tan अल्फा, तो सब कांस्टेंट है, बहुत सारे कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअली सब कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट है पहले बाहर कर दो, dx भी है ऊपर, b एप्सिलॉन 0 K1 K2 पहले अलग कर, b एप्सिलॉन 0 K1 K2 अलग हो गया, हाँ 1 अपॉन a प्लस bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod a, that is K1d plus K2 minus K1 x tan alpha upon K2 minus K1 tan alpha, ये हो गया। अब लिमिट्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से b तक, b तक 0 से b तक। अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आता है, डाला अपर लिमिट लोअर लिमिट, हाँ सर क्या आया, बहुत बेकार सा दिख रहा है, हाँ हाँ। मैं आंसर देखता हूँ मैं क्या है, चलो पहले मैं निकाल लेता हूँ क्या आ रहा है। tan अल्फा की वैल्यू भी डालनी है आपको, tan अल्फा कितना आएगा मालूम है, d बाय b आएगा, tan अल्फा इज d बाय b, पहले तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, b एप्सिलॉन 0 K1 Q2 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू tan अल्फा
log of b डाल दिया तो यहाँ b आ जाए, फिर 0 डाल दिया तो उड़ जाए, तो log of this minus log of this, मतलब this by this हो जाएगा, तो k1d plus k2 minus k1b tan alpha upon k1d k1d, ये हो गया। k1d डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो b एप्सिलॉन 0 k1 k2 अपॉन k2 माइनस k1 tan अल्फा का वैल्यू डाल दो d अपॉन b, तो d अपॉन b, तो ये b स्क्वायर हो गया ln k1d कट 1 प्लस, फिर ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना है, d by b d बाई b और b बाई d कट हो जाएगा, तो k2 बाय k1 माइनस 1 माइनस 1 कट। देखो कितना सुंदर आंसर आया लास्ट में, बस इतना ही बचा है। b स्क्वायर एप्सिलॉन 0 k1 k2 log k1 k2 by k1 k2 minus k1 into d। लेट्स मी चेक ये आंसर, तो सबने एचसी वर्मा में ही कहीं तो क्वेश्चन है ये आंसर कुछ b स्क्वायर एप्सिलॉन 0 k1 k2 log of k2 सॉरी k1 by k2 अपॉन k1 minus k2 into d, ऐसे ही दिख रहा था। हाँ बराबर, वो ने रेसिप्रोकल लिखा हो k1 by k2 माइनस साइन और इसका माइनस कैंसिल हो, समझा? हाँ सर। तो ये हो गया, अलग अलग सिचुएशन में आपको कैपेसिटी निकालनी होगी। सर इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नीट में आने के भी चांसेस है बिल्कुल, क्या? नीट में भी नहीं, बोर्ड में नहीं आते, थैंक यू आएंगे सर। तो एडवांस में ही आएंगे, बाकी कहीं नहीं आएंगे, एडवांस में आते हैं। चलो अब छोटे छोटे 2-4 टॉपिक और बोल देता हूँ, वैसे चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। से हमने टेक्स्ट बुक में एक ये प्रूफ, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। सपोज देयर इज अ टू स्फीयर्स आर देयर, राइट? आउटर वन कैरीज some charge q, right, and inner one was neutral. Now I have given it some charge small q by some means. इस पे पहले बहुत सारा चार्ज कैपिटल q था, ठीक है, मैंने कुछ दिमाग लगा के इस पे स्मॉल q चार्ज दे दिया, इस पे थोड़ा सा चार्ज q दे दिया। Now if I connect it with the outer sphere, what will happen to small q or capital Q? Or nothing will happen to any of the two. सर कुछ भी नहीं होगा। Sure. पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कुछ तो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अच्छा स्टेटमेंट बोला बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस है, ये फील आया तुझे? क्योंकि है तो सही, पोटेंशियल डिफरेंस का ही खेल है। हाँ है तो। पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। अब वही आपको सोचना है कि व्हाट इज टोटल पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर एंड व्हाट इज टोटल पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला और दिमाग लगाओ। लिखाते हैं ऐसे। सर रेडियस क्या क्या लेना है? स्मॉल आर कैपिटल आर? हाँ कुछ भी ले ले, स्मॉल आर कैपिटल आर, r1 r2 ले ले, कुछ भी। बस ये है कि आउटर स्फीयर का रेडियस इज ग्रेटर देन इनर स्फीयर। सोच पाए क्या? हिंट देता हूं, याद दिलाता हूं थोड़ा सा। पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय फॉर्मूला q by r. kq by r. And what is potential at any point inside the sphere? q by r square. याद नहीं मुझे सर। मार थप्पड़। किसी को याद है? शेल थ्योरम वाला ना? हाँ हाँ हाँ। पॉइंट चार्ज जैसे एक्ट करता है। अरे बेटा वो तो शेल थ्योरम 1 है। पॉइंट चार्ज तो बाहर के लिए है, अंदर के लिए क्या है? अंदर फील्ड नहीं होता शेल के, जहां फील्ड नहीं होता वहां पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। नहीं बताता है। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है भाई, E = dV/dx।
अच्छा हाँ ग्राफ बनाया था आपने। फिर ग्राफ बनाया था, अंदर जा सब कांस्टेंट हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रखते ना। एक स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज के क्यू बाय आर, एंड अंदर हर जगह पे सेम पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये सरफेस 1 ले लो, इसका रेडियस r1 ले लो, अंदर बाहर अंदर वाले का r2। तो इस पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर वन। के कैपिटल क्यू बाय r1, ठीक। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? भाई यहाँ पे चार्ज है ना, ये कि स्मॉल क्यू चार्ज है, उसका यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू क्यू बाय आर वन। पोटेंशियल पूछ रहा हूँ तो क्यू क्यू बोल रहा है। पोटेंशियल में क्यू क्यू कहाँ से है? पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना पूछी मैंने। अच्छा हाँ। मैं पूछ रहा हूँ ये स्फेरिकल चार्ज है स्मॉल क्यू, इससे r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है? यहाँ पे क्यू चार्ज है ना, इससे r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? कोई कुछ पुराना रिवाइज नहीं करता, सब भूलते जाते। के क्यू बाय आर वन स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं होता है, के स्मॉल क्यू अपॉन r1। दुखी कर रहा था सीरियसली। शेल थ्योरम 1 लगाना है, अभी खुद शेल थ्योरम 1 बोला मैंने। क्या बोला? शेल थ्योरम 1 में क्या लिखा होता है? कोई भी स्फेरिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज होगा तो उसके आउटसाइड कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे फील्ड जो होता है एज गुड एज अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज से r1 डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है? के क्यू बाय r1। नहीं समझा अभी? समझा सर। हाँ। समझा सर समझा। अब अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल निकालो। बारिश करी क्या सर? हाँ बोल। नहीं कुछ नहीं बेटा, इधर बोल रहा था बारिश हो रही है, बोल। हाँ अभी अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल निकालो V2, इस वाले सरफेस का, ये वाले सरफेस का, इसी चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से, दोनों निकालो। नहीं निकाल पाए तो मेरे तरफ से 2.5 लाख ले। सर के स्मॉल क्यू बाय आर टू। क्या बोलना चाह रहा बेटा? के स्मॉल क्यू बाय आर टू। हाँ ये किसकी वजह से? ये वाले सरफेस की वजह से, और इसकी वजह से भी तो यहाँ पोटेंशियल आएगा ना। वो कितना आएगा? 0 रहेगा ना सर? मतलब नहीं रहेगा ना सर? आपने तो बोला। मैंने क्या बोला? कभी मान ले तो प्रॉब्लम ही कहाँ रहती भाई। उसका फील्ड नहीं होता भाई, पोटेंशियल तो हर जगह होता है ना। बोला मैंने कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, हर जगह अंदर है। मैंने ग्राफ तक बना के दिखाया था। ये स्फेरिकल कंडक्टर कह लो या के क्यू बाय भाई क्या R1 भाई। इस चार्ज का इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है अंदर हर एक पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा। किसी भी स्फीयर के बाहर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल R होता है, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर अंदर हर पॉइंट पे सेम रहता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, E इज 0, मतलब dv बाई dx इज 0। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब भी वो खुद कांस्टेंट होता है। तो dv by dr और dv by dx is 0, that means that potential is constant। समझा? So v1 is k capital Q by r1, k small q by r1। v2 is k capital Q by r1 plus k small q by r2। सर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या? E0 होना। हाँ वही। अब यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये टॉपिक पहले दिन से
अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। अब कंपेयर करो, V1 ग्रेटर है या V2? V2. V2 is greater than V1. See, this term is same in both of them. This term is same in both of them. Now R1 or R2, which one is greater? R1. R1 is greater, so this number is less, right? So V1 is less than V2. So V2 is greater than V1. और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा। हायर पोटेंशियल से ये जो कनेक्टिंग वायर लगा ना आपने, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, अंदर एक फील्ड सेट हो जाएगा ना। ये वायर आपने दिखाई मैंने ऐसे वायर, इस पे एक फील्ड सेट हो गया, इस पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। हाँ, बस बाहर की तरफ चार्ज भाग जाएगा। सो एंटायर चार्ज मूव्स टू आउटर सरफेस। तो बाहर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यहाँ पे कैपिटल Q प्लस स्मॉल q हो जाएगा और अंदर वाले पे जीरो चार्ज। एंटायर चार्ज मूव्स टू आउटर सरफेस, पूरा चार्ज बाहर वाले सरफेस पे भाग जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। नसीब मेरा, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है ना? सो अंदर कहीं पे भी चार्ज रुकता नहीं है, सारा चार्ज भाग के बाहर चला जाता है। दिस इज येट अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर सेम थिंग। वही चीज जो मैं बार बार अलग अलग लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। इंस्टेड ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, अगर ये पूरा मटेरियल होता सॉलिड और यहाँ पे मैंने कुछ चार्ज दिया होता तो एक फील्ड सेट हो जाता था, इस चार्ज फिर ये फोर्स लगाता था और सरफेस पे भाग जाता था। वही अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है इस बुक्स में भी। हमने मतलब कई मेथड से हमने समझ लिया इसको। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो सरफेस पे भाग जाएगा। ओके ना, एक और छोटा सा टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज। See, suppose there are two spheres. Initially they had some charges, मुझे नहीं मालूम कितना कितना है. This is of radius R1 and this is of radius R2. R1 is not equal to R2. मान लो कोई एक बड़ा, suppose R1 ही बड़ा. इस पर कुछ चार्ज था, मुझे नहीं मालूम कितना है. इस पर कुछ चार्ज था, मुझे नहीं मालूम कितना है. मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. तो चार्ज इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल दोनों स्फीयर्स का, इस स्फीयर का और इस स्फीयर का पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो तो इधर भागेगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा तो इधर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो मतलब थोड़ी देर के बाद कुछ तो इधर उधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो. सपोज इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, राइट? हाँ. Okay. Now, you suppose surface charge density on this is sigma 1 and surface charge density this is sigma 2. So finally, so you have to derive relation between sigma 1 and sigma 2. मतलब you have to find ratio sigma 1 is to sigma 2. After some time, the charges will be in equilibrium. दोनों spheres पे charge same. अरे बाप रे, टाइम ही खत्म हो गया. दोनों spheres पे charge कुछ तो फिक्स हो जाएगा. वही कितना फिक्स हो जाएगा वो आपको बताना. मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना, सिग्मा 1 is to sigma 2. नहीं समझ पाया क्वेश्चन? सर. ओके, ठीक है, आज ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको. I'll stop here.